ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र शैवाल, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा से संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक है एक्टोकार्पस, जीनस एक्टोकार्पस, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल। तो आज हम ऑनलाइन क्लास में बात करेंगे वंश एक्टोकार्पस की संरचना एवं उसके जीवन चक्र के बारे में। यह टॉपिक जय नारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई द्वितीय में शामिल किया गया है। एक्टोकार्पस की बात कर रहे हैं हम। एक्टोकार्पस की वर्गीकृत स्थिति के बारे में बात करें, फ्रिश के अनुसार या फ्रिश ने इसको प्रभाग थैलोफाइटा, ऐसे प्लांट जिसमें पादप शरीर थैलसनुमा होता है। जो पादप शरीर है वो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है, उसको हम थैलोफाइटा कहते हैं। तो थैलसनुमा है, थैलोफाइटा में रखा गया है। वर्ग फियोफाइसी है, इसके अंदर क्लोरोफिल ए के साथ सी पाया जाता है और जो रिजर्व फूड मटेरियल संचित भोज्य पदार्थ लेमिनेर इन स्टार्च होता है, इसलिए इसको वर्ग फियोफाइसी के अंदर रखा गया है। गण एक्टोकार्पेल्स में है और कुल एक्टोकार्पेसी वंश एक्टोकार्पस है। तो ये फ्रेश के अनुसार एक्टोकार्पस को वर्गीकरण दिया गया था, लेकिन बाद में स्मिथ के अनुसार अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो इन्होंने जो क्लास फियोफाइसी थी या वर्ग जो फियोफाइसी था उसको प्रमोट कर दिया, अपग्रेड कर दिया और उसको डिवीजन या प्रभाग के अंदर कन्वर्ट किया, फियोफाइटा। तो यहाँ पर डिवीजन फियोफाइटा रखा गया। वर्ग उसके अंदर आप ये देखें कि हमने पिछले क्लास में बात की थी ऑनलाइन क्लास में कि आपके आइसोजेनेरिटी, हेट्रोजेनेरिटी और साइक्लोस्पोरी था। तो यहाँ पर हम देखें कि वर्ग आइसोजेनेरिटी है, अर्थात हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो दो पीढ़ियाँ पाई जाती हैं वो समान आकृति की होती हैं। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सम आकृतिक पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। गण एक्टोकार्पेल्स हैं, जो फियोफाइसी के अंदर अलग अलग गण हैं, ऑर्डर्स हैं, जिसमें एक्टोकार्पेल्स के अंदर है कुल एक्टोकार्पेसी और वंश एक्टोकार्पस। तो ये एक्टोकार्पस की वर्गीकृत स्थिति थी फ्रिश और स्मिथ के अनुसार। प्राप्ति स्थान की बात करें या ऑक्यूरेंस की बात करें, यह एक विश्वव्यापी सवाल है, कॉस्मोपॉलिटन है, यूबिक्विटस है, एवरीवेयर आपको मिल सकता है। सवाल मूल रूप से ये ठंडे प्रदेशों व ध्रुवीय क्षेत्रों के समुद्रों में पाया जाता है। इसकी कुछ जातियां अलवण जलीय होती हैं, तो हम ये देखें कि ये मेराइन है मुख्य रूप से, लेकिन इसकी कुछ जातियां आपको फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलती हैं। यह मुख्य रूप से प्रशांत महासागर, एटलांटिक ओशियन के तटीय क्षेत्रों में लंबे घने गुच्छों के रूप में अधोस्तर पर मिलता है। तो आपको पैसिफिक ओशियन के अंदर और अटलांटिक ओशियन, अंध महासागर के अंदर आपको मिलेगा ये कोस्टल एरियाज के अंदर, और गुच्छों के अंदर क्लम्प के रूप में अधोस्तर पर मिलेगा, सबस्ट्रेट पर चिपका हुआ। भारतवर्ष में यह पश्चिमी तट पर समुद्री पौधों पर अधिपादपी एपिफाइट के रूप में अथवा पथरीली चट्टानों पर सेलोदभिद लिथोफाइट्स के रूप में मिलेगा। इसकी कुछ जातियां अधिजांतव एपिजोइक या अंतपादप एंडोफाइट के रूप में पाई जाती हैं। तो एपिजोइक भी है, अधिजांतव और अंतपादपी जातियां भी इसकी एक्टोकार्पस की पाई जाती हैं। एक्टोकार्पस कॉनिफेरस, एक्टोकार्पस टोमेंटोसस तथा एक्टोकार्पस ब्रिवी आर्टिकुलेटस सामान्यतः फ्यूकस व लेमिनेरिया की जातियों पर अधिपादपीय रूप में पाई जाती हैं। तो ये कॉनिफेरस, टोमेंटोसस और ब्रिवी आर्टिकुलेटस जो जातियां हैं एक्टोकार्पस की, जो अधिपादपीय हैं। एक्टोकार्पस डर्मोनिमेटस एक अंतपादपीय जाति है, एंडोफिटिक स्पीसीज हैं एक्टोकार्पस की डर्मोनिमेटस। एक्टोकार्पस वेलेनेटी तथा एक्टोकार्पस डिफॉर्मेंस जातियां सिस्टोसेरिया पर परजीवी हैं। ये सिस्टोसेरिया पर पैरासाइट के रूप में पाई जाती है, वेलेंटी और डिफॉर्मेंस। एक्टोकार्पस फेसिकुलेटस
मछलियों के पंखों पर हल्की परजीवी माइल्ड पैरासाइट के रूप में दिखाई देती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो एक्टोकार्पस की हैं विभिन्न जातियां हैं। कुछ आपको एंडोफिटिक दिखाई दे रही है, कुछ एपिजोइक दिखाई दे रही है, कुछ लिथोफिटिक हैं, कुछ एपिफिटिक हैं। तो आपको सभी प्रकार के इसमें आवासों में दिखाई दे सकता है एक्टोकार्पस। मिश्रा के अनुसार भारतवर्ष में इसकी 16 जातियां पाई जाती हैं, जो मुख्यतः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के समुद्र तट पर मिलती हैं। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर एक्टोकार्पस ब्रीवी आर्टिकुलेटस, एक्टोकार्पस डर्मोनिमिटिस तथा पश्चिमी तट पर, तो पूर्वी तट पर आपको दिखेगी एक्टोकार्पस ब्रीवी आर्टिकुलेटस और डर्मोनिमिटस। तो पश्चिमी तट पर आपको मिलेगी एक्टोकार्पस कोनिजर, एक्टोकार्पस इनहेली, एक्टोकार्पस अरेबिकस तथा एक्टोकार्पस बैट्रसी इत्यादि आपको पश्चिमी तट पर मिलेगी। थैलस संरचना की बात करें, थैलस स्ट्रक्चर, थैलस जो होता है विषम तंतु की हेटेरोट्राइकस प्रकार का होता है, जिसमें श्यान और उदग्र तंतु पाए जाते हैं। तो दोनों प्रकार के प्रोस्टेट और इरेक्ट फिलामेंट आपको इसकी संरचना में दिखाई देंगे। श्यान तंत्र हल्का या अनियमित शाखित होता है तथा भूमि में फैलकर किसी भी आधार या सबस्ट्रेट से बहुकोशिक मूलाभासों द्वारा चिपका रहता है। मुक्त प्लावी फ्री फ्लोटिंग जातियों की अपेक्षा संलग्न जातियों में यह अधिक विकसित होता है। मूलाभास अत्यंत शाखित होकर स्थापनांग में परिवर्तित हो सकते हैं, हेप्टोन के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं मूलाभास, और ये सबस्ट्रेट पर चिपके हुए रहते हैं। अथवा लंबे लंबे अशाखित तथा कम शाखित हो सकते हैं। तो कभी कभार हम अनब्रांच्ड भी देख सकते हैं और लेसर ब्रांच्ड भी देख सकते हैं। कुछ जातियों में मूलाभास अंतपादपी होते हैं, एंडोफिटिक होते हैं, अथवा पादप के अंदर धंसे हुए रहते हैं। श्यान तंत्र की शाखाओं के समकोण पर उदग्र तंतु पाए जाते हैं। ये सब एक दूसरे से पृथक होते हैं। तंतु प्राय एक पंक्तिक यूनिसीरिएट तथा अनियमित शाखित होते हैं, इरेगुलर ब्रांच्ड होते हैं। शाखाएं पार्श्व होती हैं, लेटरल होती है, जो अनुप्रस्थ पट के नीचे से विकसित होती हैं। यहाँ हम डायग्राम देख सकते हैं। इसके अंदर आप ये देखें, प्रोस्टेट ब्रांचेस हैं नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ आपको इरेक्ट ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। और मैग्नीफाइड रूप में हम देख सकते हैं कि मेन एक्सिस हैं आप बीच में, और मेन एक्सिस से आपको ब्रांचेज निकली हुई दिखाई दे रही हैं। और दो स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखाई दे रही हैं, यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया एक कोष्ठीय बीजाणुधानियाँ, और प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया बहुकोष्ठीय बीजाणुधानियाँ। तो यहाँ पर यूनिलोक्युलर एक कोष्ठ जिसमें आप देखें एक सिंगल चैम्बर बना हुआ है, और प्लूरिलोक्युलर की बात करें जिसमें आप देखें खूब सारे कोष्ठ बने हुए हैं, तो बहुकोष्ठीय बीजाणुधानियाँ। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दो प्रकार की बीजाणुधानियाँ एक्टोकार्पस में दिखाई देती हैं। कोशिका संरचना की बात करें, सेल स्ट्रक्चर, प्रत्येक कोशिका एक केंद्र की होती है तथा दो स्तरीय कोशिका भित्ति द्वारा घिरी होती है। हम तो ये देखें कि जो कोशिका भित्ति है वो दो परतों की बनी होती है। अंतः परत सेलुलोज तथा बाह्य परत जिलेटिनी पैक्टिन पदार्थ की बनी होती है। तो हम देखेंगे बाहर की तरफ जो परत है वो पैक्टिन की, और अंदर की परत सेलुलोज की बनी होती है। पैक्टिन परत में दो मुख्य घटक एल्जीन व फ्यूकोइडिन पाए जाते हैं। इन पदार्थों की उपस्थिति फियोफाइसी वर्ग की कोशिका भित्ति का विशिष्ट लक्षण है। तो एल्जीनिक एसिड जो एल्जीन की फॉर्म्स के अंदर है। भीतरी भाग में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा जीव द्रव्य होता है, जिसमें एक केंद्र स्थित होता है। कोशिका द्रव्य में अनियमित पट्टीदार रिबन शेप्ड अथवा बिम्बाब डिस्कोइड वर्ण की लवक क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर में क्लोरोफिल ए तथा सी। तो आप ये देखें कि जो फियोफाइसी के जो प्रमुख वर्णक हैं, जिसमें हमने बात की थी कि क्लोरोफिल ए के साथ सी पाया जाता है, तो यहाँ आपको दिखाई देंगे क्रोमेटोफोर के अंदर क्लोरोफिल ए तथा सी के अतिरिक्त फिकोजेंथिन अधिक मात्रा में होता है। फिकोजेंथिन की अधिकता के कारण क्रोमेटोफोर का रंग भूरा या सुनहरी भूरा गोल्डन ब्राउन दिखाई देता है। प्रत्येक वर्ण की लवक में एक प्रक्षेपित प्रोजेक्टेड पायरिनोड पाया जाता है। एक्टोकार्पस के कोशिका द्रव्य में फिकोजन पुट्टिकाएं, फिकोजन वेसिकल्स पाई जाती है, जिन्हें फाइसोइड
बी कहते हैं कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ लेमिनेरिन स्टार्च तथा मेनिटोल के रूप में होता है। तो यहाँ हम कोशिका की संरचना देख सकते हैं, जिसमें आपको जो मुख्य रूप से दिखाई दे रही है वो सेल वॉल है। सेल वॉल है जो कोशिका भित्ति 2 परतों की बनी है। आउटर आपकी पेक्टिन की है, इनर आपकी सेलुलोज की है। इसके अलावा आप ये देखेंगे रिबन शेप जो हमने बात की, अनियमित आपके क्लोरोप्लास्ट हैं इसके अंदर, और इसके अंदर आपके पायरिनोइड धंसे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके अलावा एक न्यूक्लियस है आपके अंदर इस कोशिका के अंदर। तो इस कोशिका के अंदर आपको एक न्यूक्लियस या केंद्रक दिखाई देता है। तो ये एक एक्टोकार्पस की एक कोशिका की संरचना है। और तो ये हम क्रोमेटोफोर के रूप में रिबन शेप देख रहे हैं और इसी के अंदर पायरिनोइड देख रहे हैं। वृद्धि की बात करें कि किस प्रकार से एक्टोकार्पस के तंतुओं में वृद्धि होती है। थैलस की वृद्धि कई प्रकार से होती है। श्यान भाग में शीर्षस्थ वृद्धि और पिकल ग्रोथ पाई जाती है। उदग्र भाग में वृद्धि अंतर्वेशी पाई जाती है, इंटरकेलरी। तो हम ये देखेंगे जो इरेक्ट पोर्शन है एक्टोकार्पस के इरेक्ट पोर्शन में जो वृद्धि होती है वो इंटरकेलरी होती है। मतलब ये है कि जो शीर्षस्थ कोशिका होती है उसके बाद वाली कोशिकाएं, जिसको हम अंतर्वेशी कोशिकाएं कहते हैं, उसके अंदर वृद्धि होती है, उसमें विभाजन होता है, जिसमें अंतर्वेशी विभाजक ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर अनुप्रस्थ रूप से नवीन कोशिकाएं बनाती हैं। तो ऊपर और नीचे की तरफ आपके कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है। अंतर्वेशी विभाजक रोम अथवा शाखाओं के आधार पर स्थित होते हैं। इसे ट्राइकोथेलिक वृद्धि भी कहते हैं। कुछ जातियों में विभाजक तंतु के आधार पर स्थित न होकर इसके मध्य भाग में स्थित होता है। एक्टोकार्पस की कुछ जातियों के ऊर्ध्व तंत्र में शीर्षस्थ वृद्धि पाई जाती है। तो हमें ये देखें कि कुछ वेरिएशन भी देख सकते हैं कि कुछ जो जाति हैं एक्टोकार्पस की जिसकी ऊर्ध्व तंत्र में भी शीर्षस्थ वृद्धि पाई जाती है। लेकिन सामान्यतः अगर हम बात करें कि सामान्य रूप से अगर हम कहेंगे कि वृद्धि जो पाई जाती है ऊर्ध्व भाग के अंदर, इरेक्ट पोर्शन के अंदर, वो इंटरकेलरी होती है। जनन की बात करें, रिप्रोडक्शन, जनन अलैंगिक तथा लैंगिक विधियों से होता है। दोनों प्रकार की विधियों से देखने को मिलता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अलैंगिक जनन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन द्विकशाभिकी चल बीजाणु द्वारा होता है। ये चल बीजाणु द्विगुणित थैलस पर उत्पन्न बीजाणु धानियों में विकसित होते हैं। बीजाणु धानियां 2 प्रकार की होती हैं। तो इसका जो मुख्य पादप होता है वो डिप्लॉयड होता है। थैलस इसका जो डिप्लॉयड होगा, द्विगुणित होगा, और इस पर जो बीजाणु धानियां बनेगी वो भी द्विगुणित होगी। तो बीजाणु धानियां 2 प्रकार की होती है, एक कोष्ठी बीजाणु धानी यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम एवं बहुकोष्ठी बीजाणु धानी प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम। हमने अभी डायग्राम के अंदर यह देखा था आपको, एक कोष्ठीय बीजाणुधानी और बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी। एक कोष्ठीय बीजाणुधानी में विकसित होने वाले चल बीजाणु अगुणित होते हैं, जबकि बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी में द्विगुणित चल बीजाणु बनते हैं। बीजाणुधानियां उदग्र तंतुओं पर पाई जाती हैं तथा पार्श्वीय होती है, लेटरल पोजीशन में दिखाई देती हैं। एक्टोकार्पस के बीजाणुद्भिद थैलस, स्पोरोफिटिक थैलस, एक कोष्ठीय और बहुकोष्ठीय के दोनों प्रकार के बीजाणु धारण करते हैं। तो इसका जो मुख्य पादप होता है वो बीजाणुद्भिद होता है, स्पोरोफिटिक होता है और द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक कोष्ठ की बीजाणुधानी या यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम की। ये बीजाणुधानियां छोटी उपशाखाओं के शीर्ष पर विकसित होती हैं। प्रत्येक उपशाखा पर सामान्यतः एक ही बीजाणुधानी का निर्माण होता है। ये एक कोशिक तथा अवृंत या सवृंत दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। उपशाखा की शीर्षस्थ कोशिका का आमाप बढ़ जाता है तथा यह गोलाकार या दीर्घवृत्ताकार, ग्लोबुलर और इलिप्सोइडल हो जाती हैं। इसमें उपस्थित द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस के पश्चात अनेक सामान्य समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजाणुधानी में 32 से 64 तक अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है। तो हमने जैसे बात की थी कि एक कोष्ठ की या यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया के अंदर जो बीजाणु बनते हैं वो अगुणित होते हैं। अगुणित इस प्रकार से बनेंगे क्योंकि इसमें क्या होगा, आपके अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद में सामान्य समसूत्री विभाजन होता है। वर्ण की लवक केंद्रकों के साथ एक वर्ण की लवक एक केंद्रक व्यवस्थित हो जाते हैं। जीव द्रव्य में विदलन क्लीवेज होकर अनेक जीव द्रव्य खंड बन जाते हैं। तो इस प्रकार के जीव द्रव्य खंड में हम देख सकते हैं एक केंद्रक है और एक वर्ण की लवक है, क्रोमेटोफोर है।
परंतु भित्ति निर्माण नहीं होता है। जीव द्रव्य के सभी खंड एक ही कोष्ठ में पाए जाते हैं, इसलिए इसे एक कोष्ठ की बीजाणुधानी कहते हैं। प्रत्येक खंड एक नाशपति नुमा पियर शेप्ड पायरिफॉर्म एक केंद्र की यूनिन्यूक्लिएट अगुणित हैप्लॉइड तथा द्विकशाभिकी बाइफ्लैजिलेटेड चल बीजाणु में कायांतरित या मेटामॉर्फाइज्ड हो जाता है। चूंकि इन चल बीजाणु का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात होता है, अतः इन्हें मियो चल बीजाणु मियोजूस्पोर कहा जाता है। तो ये कायांतरण के द्वारा जो चल बीजाणु हैं वो द्विकशाभिकी बन जाते हैं और मियोजूस्पोर कहलाते हैं। प्रत्येक चल बीजाणु में एक दृक बिंदु आइस्पोड होता है तथा एक वर्ण की लवक क्रोमेटोफोर उपस्थित होता है। तो यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक्टोकार्पस का तंतु है और उससे लेटरल पोजीशन में पार्श्व रूप में स्पोरेंजियल इनिशियल बनती है और चूँकि इसका जो फिलामेंट है वो भी द्विगुणित है, उसमें द्विगुणित केंद्रक पाया जाता है, डिप्लॉइड प्लांट है। तो इसके अंदर भी आपके जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो डिप्लॉइड होता है। फिर आप देखें इसके अंदर की जो ऊपर की कोशिकाएं हैं वो आपके गोलाकार हो जाती हैं, इलिप्सोइडल या ग्लोबुलर हो जाती हैं और इसका जो केंद्रक होता है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हैप्लॉइड कन्वर्ट हो जाता है। और ये आप जो बाद में देखें इसके अंदर ये जो यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया है आपके, तो ये गोलाकार दिखाई दे रही है और इसके जो केंद्रक हैं वो आपके सामान्य समसूत्री विभाजन द्वारा 32 से 64 हो जाते हैं। फिर एक केंद्रक एक क्रोमेटोफोर का इसके अंदर कॉम्बिनेशन देखा जाता है, एक क्रोमेटोफोर एक केंद्रक पेयरिंग हो जाते हैं और उनके चारों तरफ जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने बात की कि इसके अंदर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ देख सकते हैं डॉटर प्रोटोप्लास्ट बन गए हैं, जीव द्रव्य खंड बन गए हैं और ये क्योंकि एक कोष्ठी कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर भित्ति का निर्माण न होने से ये अलग अलग कोशिकाओं के अंदर विभेदित नहीं हुई है, इसलिए यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया ये कोष्ठी कहलाती है। और इसके अंदर जो फ्लैजिला हैं, आप इस फ्लैजिला की अगर बात करें तो टिन सेल टाइप के फ्लैजिला हैं। आप ये देखें, ऊपर वाला टिन सेल टाइप की बात की है हमने, तो टिन सेल इसके अंदर इस तरह से बना लें। टिन सेल ऐसा है जिसमें आपके फ्लिमर्स पाए जाते हैं, ये टिन सेल कहलाता है। तो आपका एक टिन सेल फ्लैजिला है और दूसरा है विप्लेस जो चाबुक नुमा है। तो यहाँ तक हम बात कर सकते हैं कि टिन सेल फ्लैजिला और विप्लेस फ्लैजिला बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर का निर्माण होता है। बीजाणुधानी के शीर्ष भित्ति का जिलेटिनाइजेशन हो जाता है, जिलेटिनीकरण हो जाता है और एक छिद्र बन जाता है। सभी चल बीजाणु इस छिद्र से एक श्लेष्म में गिरे एक साथ विमुक्त हो जाते हैं। क्लम्प्ड फॉर्मेशन में मुक्त होने के पश्चात 30 से 60 सेकंड में श्लेष्म घुल जाता है तथा चल बीजाणु एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और इसके बाद गतिशील होकर तैरने लगते हैं। कुछ समय तक जल में तैरने के पश्चात ये अपने शीर्ष पर अधोस्तर पर चिपक जाते हैं। तो शीर्ष भाग से अधोस्तर पर चिपक जाते हैं और अपनी कशाभिकाएँ नष्ट हो जाती हैं या विड्रॉ कर लेते हैं तथा अपने चारों ओर एक भित्ति स्रावित कर लेता है और रेस्टिंग स्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये तुरंत अंकुरित होकर एक जनन नलिका बनाते हैं जिसके पुनर्विभाजन से एक श्यान तंतु प्रोस्टेट फिलामेंट विकसित होता है। इस तंतु की कुछ कोशिकाओं से थैलस का उदग्र तंत्र बनता है। तो हम यहाँ देखें ये डायग्राम के अंदर कि जो फ्लैजिला हैं ये विड्रॉ हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं और रेस्टिंग स्पोर बन जाता है। फिर रेस्टिंग स्पोर से आप ये देखें कि एक जर्म ट्यूब का निर्माण होता है जो पुनर्विभाजित हो जाती है सेप्टा बनने से और इससे आपके इसका प्रोस्टेट सिस्टम बनता है और इसकी कुछ ब्रांचेज जो इरेक्ट पोर्शन में निकलती हैं
वो इसके अंदर इसके ऊर्ध्व तंत्र का निर्माण करती हैं। इरेक्ट प्रोस्टेट तंतु की कुछ कोशिकाओं से थैलस का उदग्र तंतु इरेक्ट सिस्टम बनता है। प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजियम की बात करें, बहुकोष्ठ की बीजाणुधनी है। बहुकोष्ठ की बीजाणुधनी दीर्घित अथवा शंकुकार अथवा, अगर हम प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया की बात करें, नाम से हैं बहुकोष्ठीय, तो इसके अंदर बहुत सारे कोष्ठ पाए जाते हैं। प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया बहुकोष्ठ की बीजाणुधनी अगर आकार की बात करें तो दीर्घिकृत होती है, इलोंगेटेड होती है अथवा शंकुकार होती है, कॉनिकल शेप में होती है, तथा व्रंतहीन या व्रंतीय दोनों हो सकती है। इसमें स्टॉक हो भी सकता है और स्टॉक एब्सेंट भी हो सकती है, सेसाइल हो सकती है। यह उदग्र शाखाओं या उप शाखाओं के शीर्ष पर विकसित होती हैं। तो जो इरेक्ट ब्रांचेज हैं यह सब ब्रांचेज के शीर्ष पर विकसित होती हैं। उप शाखा की शीर्षस्थ कोशिका बीजाणुधनी प्रारंभिक आर्किगोनियल इनिशियल का कार्य करती है या स्पोरेंजियल इनिशियल का कार्य करती है। ये स्पोरेंजियल इनिशियल जो है, जो क्रमिक अनुप्रस्थ विभाजन से 6 से 12 कोशिकीय तंतु बनाती हैं। तो इसके अंदर 6 से 12 कोशिकीय तंतु बनते हैं। तत्पश्चात इसके अंदर अनुप्रस्थ व अनुदित विभाजन होकर ये बहुकोशिकीय की संरचना बन जाती है। फिर इसमें ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं, जिससे ये मल्टीसेलर संरचना बन जाती है। इस बहुकोशिकीय की संरचना को बहुकोष्ठ की मल्टी सेल्ड और प्लूरिलोक्यूलर बीजाणुधनिया कहते हैं। जब इसमें खूब सारी कोशिकाएं बन गई हैं तो इसको हम बहुकोष्ठकीय बीजाणुधनी कहते हैं। इसमें अनेक घनाकार क्यूबोइडल कोशिकाएं होती हैं जो कि 20 से 40 अनुप्रस्थ पंक्तियों में विन्यासित होती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे 20 से 40 रोज का निर्माण हो जाता है। बीजाणुधनी प्रारंभिक के विभाजन के समय इसके द्विगुणित केंद्रक में केवल समसूत्री विभाजन होते हैं। तो यहाँ हम देखें कि जो यूनिलोक्यूलर है उससे यहाँ पर अंतर पाया जाता है। इसके अंदर आप देखें कि जो विभाजन हुए स्पोरेंजियल इनिशियल के अंदर, वहाँ यूनिलोक्यूलर या एक कोशिकीय के अंदर हमने बात की थी कि अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। और यहाँ देखें हम बीजाणुधनी के स्पोरेंजियल इनिशियल के अंदर कि उसके अंदर द्विगुणित केंद्रक में केवल समसूत्री विभाजन होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कोशिका का केंद्रक द्विगुणित होता है। प्रत्येक कोशिका का प्रोटोप्लास्ट कायांतरण मेटामॉर्फोसिस द्वारा एक द्विगुणित एक केंद्र की चल बीजाणु बनाता है। क्योंकि इनका निर्माण सूत्री विभाजन द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन से होते हैं, इसलिए इन्हें सूत्री चल बीजाणु अथवा तटस्थ बीजाणु, माइटोजूस्पोर और न्यूट्रल जो स्पोर भी कहते हैं। परिपक्व बीजाणुधनियों में एक अंतःछिद्र द्वारा चल बीजाणु की विमुक्ति होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस प्रकार से डायग्राम में हम देख सकते हैं इस चीज को। यहाँ देखें स्पोरेंजियल इनिशियल का फॉर्मेशन हो रहा है उदग्र शाखाओं पर या उप शाखाओं पर, और फिर 6 से 12 कोशिकीय तंतु बन जाता है। और इसी 6 से 12 कोशिकीय तंतु के अंदर ये जो 6 से 12 कोशिकीय तंतु बन रहे हैं वो अनुप्रस्थ विभाजन से बन रहे हैं, ट्रांसफर डिवीजन से। लेकिन बाद में हम देखें कि इस तंतु के अंदर ही जो आपके हैं अनुप्रस्थ और अनुदितीय विभाजन, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होते हैं, जिससे आपको इसमें बहुकोष्ठ की संरचना बन जाती है। तो इस प्रकार से आप देखें एक बहुकोष्ठीय या प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया का निर्माण हुआ है। और इसके अंदर आपके जूस्पोर क्योंकि द्विगुणित हैं, क्योंकि समसूत्री विभाजन से बने हैं और वो भी द्विसापेक्ष हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि टेंसेल टाइप फ्लैजिला और विप्लस टाइप फ्लैजिला दोनों दिखाई देंगे आपको। इस तरह से आप देखें यहाँ पर आपको टेंसेल दिखाई दे रहे हैं और नीचे वाला आपको जो दिखाई दे रहा है सिंगल, वो विप्लस टाइप का दिखाई देता है। और यही बीजाणुधनी के ऊपर एक छिद्र बन जाता है जिलेटिनाइजेशन से, और इस छिद्र के द्वारा ये माइटोजूस्पोर या न्यूट्रल स्पोर हैं और लिबरेट हो जाते हैं, विमुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक चल बीजाणु वृत्ताकार संरचना होती है, जिसके पार्श्व में 2 कशाभिकाएं पाई जाती हैं।
अग्रस कशाभिका, कुर्च कशाभिका। तो हमने जैसे बात की कि जो अग्र कशाभिका है, एंटीरियरली इंसर्टेड जो कोशिका है वो टेंसल टाइप की होती हैं और पश्च प्रतोद प्रकार की या विप्लस प्रकार की कोशिका होती हैं। तो यहाँ हम जो बात कर रहे थे वो ये है कि इस प्रकार का एक स्पोर बन रहा है ऊपर की साइड और नीचे की साइड, ये कुर्च कशाभिका है और नीचे वाली आपकी प्रतोद प्रकार की कशाभिका है। प्रत्येक चल बीजाणु में एक वर्णकी लवक, एक केंद्रक तथा एक द्रक बिंदु पाया जाता है स्टिग्मा। कुछ समय तैरने के बाद ये स्थिर हो जाते हैं तथा कशाभिका नष्ट हो जाती है। जीव द्रव्य पर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। ये अंकुरित होकर जननलिका बनाते हैं और जम ट्यूब बनती है तथा इस जननलिका के विभाजन से श्यान तंतु विकसित होते हैं। प्रोस्टेट फिलामेंट का निर्माण होता है। इस तंतु की कुछ कोशिकाओं से ऊर्ध्व तंतु बनते हैं, इरेक्ट तंतु बनते हैं, इरेक्ट फिलामेंट बनते हैं। इस प्रकार निर्मित सुकाय मातृपादप के समान द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है, क्योंकि यहाँ पर समसूत्री विभाजन से ही ये स्पोर बने हैं। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्टोकार्पस की अधिकांश जातियाँ विषम जालिक होती हैं। और विषम जालिक का अर्थ ये होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग थैलस में बनते हैं। एक्टोकार्पस सिलिकुलोसस में कार्य की असंयुग्मक पाया जाता है, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी पाई जाती है, जबकि एक्टोकार्पस सेकेंडस में आकारी की असंयुग्मन पाया जाता है, मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी। तो आपको फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी और मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी दोनों ही देखने को मिलती हैं। युग्मक धानियाँ एवं युग्मक, गैमिटेंजिया एंड गैमिट्स की बात करें। युग्मकों का निर्माण बहुकोशिकीय युग्मक धानियों प्लूरिलोक्युलर गैमिटेंजिया में होता है। बीजाणु धानियों के समान इनका निर्माण पार्श्व उपशाखाओं की अग्रस कोशिका से अगुणित पादप पर होता है। युग्मक धानियाँ प्रारंभिक में समसूत्री विभाजन होकर 6 से 12 कोशिकीय तंतु का निर्माण हो जाता है। तो हम ये देखें कि ये जो बीजाणु धानियाँ हैं और युग्मक धानियाँ हैं, गैमिटेंजिया हैं, वो किस पे बन रही हैं? अगुणित पादप पे। तो यहाँ पादप पे गौर कीजिए आप कि अगुणित पादप पे बनती है। अगुणित पादप किससे बनेगा? क्योंकि हमने जो अलैंगिक जनन की बात की थी उसमें हमने कहा था कि जो एक कोशिकीय बीजाणु धानियाँ होती हैं जिसमें जो आपके स्पोर बनते हैं वो अगुणित होते हैं, और बहुकोशिकीय बीजाणु धानियों के अंदर जो स्पोर या बीजाणु बनते हैं वो द्विगुणित होते हैं। तो अगुणित पादप का निर्माण एक कोशिकीय बीजाणु धानियों से बनने वाले बीजाणु के अंकुरण से होता है। तो यह अगुणित पादप पर युग्मक धानियाँ बनती हैं। युग्मक धानी प्रारंभिक में समसूत्री विभाजन होकर 6 से 12 कोशिकीय तंतु का निर्माण होता है, फिलामेंट का निर्माण होता है। जब अनुप्रस्थ व अनुदेदी विभाजन होकर बहुकोशिकीय युग्मक धानी बन जाती है, प्लूरिलोक्युलर गैमिटेंजिया। युग्मक धानियों की संरचना बहुकोशिकीय बीजाणु धानियों के समान होती है। इनकी प्रत्येक कोशिका घनाकार क्यूबोइडल होती है तथा ये कोशिकाएं 20 से 40 अनुप्रस्थ स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, टीयर्स के अंदर व्यवस्थित होती हैं ये कोशिकाएं जो घनाकार होती हैं। युग्मक धानी की प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक व एक वर्ण की लवक पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका का जीवद्रव्य रूपांतरित होकर मेटामॉर्फोसिस होकर द्विकशाभिक एक केंद्र की अगुणित युग्मक में परिवर्तित हो जाता है। युग्मकों का विमोचन युग्मक धानियों की शिखाग्र तथा अथवा पार्श्व भित्ति पर उत्पन्न छिद्र द्वारा होता है। एक्टोकार्पस सिलिकुलोसस में शारीरिक या शरीर क्रियात्मक असंयुग्मता पाई जाती है। दो संयोजित होने वाले युग्मक दो भिन्न प्रभेदों के होते हैं जो आकारिकी में समान होते हुए भी कार्यकी में विषम होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं लेकिन फिजियोलॉजिकली ये डिसिमिलर होते हैं। तो हम ये देखें कि शरीर क्रियात्मक असंयुग्मता या फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी पाई जाती है। नर युग्मक या माइनस प्रभेद का युग्मक नर युग्मक या माइनस प्रभेद का युग्मक अधिक सक्रिय होता है, जबकि मादा युग्मक या प्लस प्रभेद का युग्मक अपेक्षाकृत कम सक्रिय होता है। तो यहाँ देखें आपकी जो सक्रियता की बात है, एक्टिविटी की बात है, फिजियोलॉजी की बात है, उसमें डिफरेंस पाया जाता है। जो नर युग्मक है वो अधिक सक्रिय होता है और मादा युग्मक कम सक्रिय होता है।
या निष्क्रिय होता है। नर युग्मक स्त्री युग्मक के संपर्क में आकर धीरे धीरे संयोजित हो जाता है तथा द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। तो ये फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी की बात है। एक्टोकार्पस सेकेंडस में आकार की असंयुग्मता पाई जाती है। तो हम ये देखें कि मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर जो बीजाणु होते हैं उसके अंदर संयुग्मन पाया जाता है। इसमें संयोजित होने वाले दोनों युग्मक आकार में भिन्न होते हैं। ये दो भिन्न आकार के युग्मक धानियों में विकसित होते हैं। छोटे आमाप के युग्मक लघु युग्मक धानियों माइक्रोगेमेटेंजियम में तथा बड़े आमाप के युग्मक गुरु युग्मक धानियों मेगा गेमेटेंजियो के अंदर बनते हैं। दोनों विभिन्न आकार के युग्मक विमुक्त होने के पश्चात संलेत होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन की बात करें, फर्टिलाइजेशन, निषेचन जल में होता है, आउटर होता है। जैसे हमने फियोफाइसी के जनरल कैरेक्टर में बात की थी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है फियोफाइसी के सदस्यों में वो बाह्य होता है, जल में होता है। समयुग्म की जातियों में संलित होने वाले युग्मक आकारिकी व शरीर क्रियात्मक लक्षणों में समान होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली। एक ही युग्मक दानी में विकसित दो युग्मक संलित हो सकते हैं। असमयुग्म की जातियों में उदाहरणार्थ एक्टोकार्पस सिलिकुलोसस में नर युग्मक अधिक सक्रिय जबकि मादा युग्मक कम सक्रिय होते हैं। इसमें प्लस प्रभेद का एक युग्मक माइनस प्रभेद के अनेक युग्मकों से गिर जाता है। तो प्लस प्रभेद हमने कहा है मादा युग्मक को और माइनस जो प्रभेद है नर युग्मक को कहा है। तो जो प्लस प्रभेद है वो अनेक माइनस प्रभेद के युग्मकों से गिर जाता है। यह माइनस प्रभेद युग्मक प्लस प्रभेद युग्मक से अपने लंबे एक्रोनिमेटिक कशाभिका से जुड़े रहते हैं। तो एक्रोनिमेटिक विप्लेस फ्लैजिला की बात कर रहे हैं हम। मादा युग्मक का अनेक नर युग्मकों के साथ अपने अग्र कशाभिका से जुड़कर घिरा रहना पुंजी भवन या क्लम्प फॉर्मेशन कहलाता है। तो यहाँ हम क्लम्प फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि जो मादा युग्मक होता है उससे सारे जो नर युग्मक हैं वो अपनी अग्र कशाभिका से जुड़कर और घेरा पुंजी भवन बनाते हैं। किसी एक माइनस प्रभेद या नर युग्मक का कशाभिका संकुचित होती है जिससे वह प्लस प्रभेद या मादा युग्मक के समीप आकर जुड़ जाता है तथा संलेत होकर युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज के पश्चात शेष नर युग्मक स्वतंत्र होकर तैरने लग जाते हैं। जैसे युग्मनज का निर्माण हो जाता है और युग्मन हो जाता है तो दूसरे जो शेष नर युग्मक हैं वो स्वतंत्र होकर तैरने लगते हैं। तो यहाँ क्लम्प फॉर्मेशन की बात कर रहे थे हम। तो यहाँ डायग्राम में देखें आप, और ये क्लम्प फॉर्मेशन ये दिखा रखा है जिसमें हमने बात की कि ये फीमेल गेमिट है या हम कहें माइनस प्रभेद प्लस प्रभेद और बाकी सारे ये माइनस प्रभेद वाले हैं सारे। और ये आपके मेल गेमिट्स हैं, ये अपनी अग्र एक्रोनिमेटिक जो कशाभिका हैं उससे तो यहाँ हम देख रहे थे क्लम्प फॉर्मेशन की बात कर रहे थे कि यहाँ जो फीमेल गेमिट हैं वो प्लस हैं आपका और मेल गेमिट्स यहाँ माइनस हैं। और ये अपनी अग्र कशाभिका जो एक्रोनिमेटिक हैं विप्लस टाइप की हैं, प्रतोद प्रकार की हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब हमने चल बीजाणुओं की बात की तो चल बीजाणुओं के अंदर भी द्विकशाभिक थे, लेकिन उसकी अग्र कशाभिका आपकी इनसेल टाइप की थी, कूर्च कशाभिका थी। और यहाँ पर अगर हम गैमिट की बात कर रहे हैं, युग्मकों की बात कर रहे हैं, तो युग्मकों की जो अग्र कशाभिका है वो आपके यहाँ पर एक्रोनिमेटिक या विप्लेस या प्रतोद प्रकार की कशाभिका है। तो ये सारे अपनी एक्रोनिमेटिक कशाभिका के द्वारा फीमेल गैमेट से जुड़े रहते हैं और इसमें से किसी एक मेल गैमेट की जो एक्रोनिमेटिक कशाभिका है वो संकुचित हो जाती है, कॉन्ट्रेक्टाइल हो जाती है, जिससे ये गैमेट फीमेल गैमेट के पास चला जाता है और उससे जुड़ के और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं फीमेल गैमेट और ये मेल गैमेट।
नीचे आप देख सकते हैं फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, फिर फ्यूजिंग न्यूक्लियाई दोनों अलग अलग टाइप के हैं, क्रोमेटोफोर से जुड़ के और जाइगोट बनाते हैं, और डिप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण किया है। यहाँ पर द्विगुणित केंद्र का निर्माण हो रहा है। युग्मनज का अंकुरण देखें, जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। युग्मनज का अंकुरण निषेचन की तुरंत पश्चात हो जाता है, अर्थात ये कोई विश्राम अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, रेस्टिंग स्टेज नहीं शो करता है। अंकुरण के समय समसूत्री विभाजन पाया जाता है, अतः उत्पन्न होने वाला पादप द्विगुणित होता है, जो आकारिकी में युग्मकोद्भिद पादप के समान होता है। तो यहाँ देखें कि जो वापस जो प्लांट बना है वो हमारा द्विगुणित पादप है, और जो अगुणित या हैप्लोइड प्लांट के समान दिखाई देता है। पीडी एकांतरण की बात करें हम, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक्टोकार्पस सिलिकुलसस के जीवन चक्र में दो समान सुकायों का एकांतरण पाया जाता है। तो दोनों जो थैलस होते हैं वो समान आकार के होते हैं और उसमें अल्टरनेशन पाया जाता है, इसलिए इसे सम आकृतिक पीडी एकांतरण आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। इसके द्विगुणित थैलस की एक कोष्ठकीय बीजाणु धानियों में अगुणित चल बीजाणु का निर्माण होता है, जो अंकुरण द्वारा अगुणित थैलस बनाते हैं। अगुणित थैलस पर युग्मक धानियां बनती हैं जो बहुकोष्ठकीय होती है, तथा युग्मकों के निषेचन से द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट पुनः द्विगुणित थैलस का निर्माण कर देता है। इस प्रकार जीवन चक्र में द्विगुणित तथा अगुणित पीढ़ियों का एकांतरण पाया जाता है, और जीवन चक्र के आधे भाग में द्विगुणित प्रावस्था और आधे भाग में अगुणित प्रावस्था दिखाई देती है। इस प्रकार का पीढ़ी एकांतरण द्विगुणिता गुणित डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाता है। तो हम इसको डायग्राम में देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से है। हमने सबसे पहले बात की थी कि जो एक्टोकार्पस का जो मुख्य पादप होता है वो आपका स्पोरोफाइट है, बीजाणुद्भिद, और वो 2n है, या हम कहें कि वो आपका द्विगुणित है। फिर इससे देखें कि दो प्रकार की बीजाणु धानियाँ बनती हैं। एक आपकी हैं प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया, जिसमें आपके समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन से जो बने स्पोर हैं वो जूमाइटोस्पोर या न्यूट्रल स्पोर हैं, वो भी द्विगुणित होते हैं। तो इनके अंकुरन से पुनः एक्टोकार्पस का द्विगुणित स्पोरोफाइट बनता है। दूसरी ओर बात करें हम कि यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया, एक कोष्ठ की बीजाणु धानियां बनती हैं जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो यहाँ हम देखें कि ये यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया है, अर्धसूत्री विभाजन हो गया इसके अंदर। तो जो जूस्पोर बनते हैं वो अगुणित होते हैं। तो इस प्रकार के जो जूस्पोर हैं जिसको जूमियोस्पोर कहते हैं, और जिसके अंकुरण से आपको एक्टोकार्पस का जो सेकेंड पीडी है, या हम कहें कि गेमेटोफाइट बनता है युग्मकोद्भिद, तो वो अगुणित होता है, हैप्लोइड स्टेज है। इस एक्टोकार्पस की गेमेटोफाइट के अंदर जिसमें हैप्लोइड स्टेज है उसमें आपके प्लूरिलोक्युलर गेमिटेंजिया या बहुकोष्ठकीय युग्मक दानियाँ बनती हैं। इस युग्मक दानियों में आपके फीमेल गेमिट्स और मेल गेमिट्स की बात हो गई, और एनाइसोगेमी के अंदर, और दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनता है जो 2n है। और इस 2n के पुनः जर्मिनेशन से आप देखें कि जो स्पोरोफाइट बनता है वो आपका द्विगुणित होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसके अंदर आप ये देखें कि एक तरफ स्पोरोफाइट है, एक तरफ गेमिटोफाइट है। तो आधी स्टेजेस की हम बात करें तो वो आपके आधे टाइम स्पोरोफाइट स्टेज रहती है और आधा टाइम गेमेटोफाइट रहती है, और स्पोरोफाइट द्विगुणित हैं और गेमेटोफाइट अगुणित हैं। तो द्विगुणिता गुणित जीवन चक्र कहलाता है। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी ऑनलाइन क्लास एक्टोकार्पस पे, उसकी संरचना एवं उसके जीवन चक्र पे।